Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। 2025 का दिसंबर, ढाका की सड़कों पर आग लगी थी, लेकिन इस बार ये प्रोटेस्ट सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये प्रोटेस्ट थी देश के खिलाफ, और वो देश है भारत। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश जियोपॉलिटिक्स के बारे में, कैसे सिर्फ एक महीने के अंदर दिसंबर 2025 जनवरी 2026 के बीच बांग्लादेश, जो कभी भारत का सबसे क्लोज फ्रेंड हुआ करता था, आज चाइना और पाकिस्तान के गले लग गया है। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे उस गोल्डन इरा के एंड को, एक शॉकिंग असैसिनेशन को, और उस न्यू एक्सेस को जो इंडिया के चिकन स्नैक यानी मुर्गी की गर्दन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। सबसे पहले बिग पिक्चर समझते हैं। जो कुछ भी अभी बांग्लादेश में हो रहा है, वो सिर्फ शेख हसीना के हटने का रिएक्शन नहीं है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये एक स्ट्रक्चरल रीअलाइनमेंट है। मतलब बांग्लादेश का पूरा ढांचा बदल रहा है। जिस देश ने 1971 में पाकिस्तान से आजादी ली थी, आज वही देश पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट ट्रेड शुरू कर चुका है और चाइना की सबमरीन्स को होस्ट कर रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जुलाई रेवोल्यूशन के बाद बांग्लादेश में सेकुलर नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स खत्म हो गई है और एक नया इस्लामिस्ट रियलिस्ट अलायंस पावर में आ गया है। लेकिन ये नफरत अचानक कहां से आई? इसके लिए हमें पिछले 15 साल देखने होंगे, जिसे भारतीय पॉलिसी मेकर्स सोनाली अध्याय का गोल्डन चैप्टर कहते हैं। डील सिंपल थी। शेख हसीना ने इंडिया को सिक्योरिटी दी, उल्फा जैसे इंसर्जेंट्स को खत्म करके, और इंडिया को ट्रांजिट राइट्स दिया। बदले में इंडिया ने हसीना गवर्नमेंट को पॉलिटिकल सपोर्ट दिया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। आम बांग्लादेशी को लगता था कि ये रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है। भारत को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन बांग्लादेश को तीस्ता रिवर का पानी नहीं मिल रहा, और बॉर्डर पर बीएसएफ की गोली से लोग मर रहे हैं। लोगों के मन में ये इमेज बन गया कि भारत एक बिग ब्रदर नहीं, बल्कि एक बिग बुली है, जो हसीना को अथॉरिटेरियन रिजिम को बचा रहा है। और फिर आया 2024 का जुलाई रेवोल्यूशन या मॉनसून रेवोल्यूशन। दोस्तों, ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस थी। दो तरह की नेशनलिज्म होती है। एक है बंगाली नेशनलिज्म, जो शेख हसीना मानती थी, जो सेक्युलर है और वेस्ट बंगाल के कल्चर के करीब है। दूसरा है बांग्लादेशी नेशनलिज्म, जो अब नया ट्रेंड है। ये कहता है कि हम भारत से अलग हैं, हमारी पहचान इस्लामिक है और हमारी सॉवरेनिटी सबसे ऊपर है। आज बांग्लादेश में इसी बांग्लादेशी नेशनलिज्म की वजह से एक कल्चरल वॉर छिड़ गया है, जहां हर उस चीज पर हमला हो रहा है जो भारतीय लगती है। अब आते हैं उस घटना पर जिसने बारूद में चिंगारी लगाई। डेट थी 12 दिसंबर 2025। जगह था ढाका का पुराना पल्टन एरिया। शरीफ ओस्मान बिन हाडी, जो एक 32 साल का यंग लीडर थे और इनकलाब मोर्चों के फेस थे, उन्हें दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। हार्डी कोई आम नेता नहीं थे। वो आने वाले फरवरी 2026 में इलेक्शन में एक थर्ड फोर्स बनकर उभर रहे थे और भारत के खिलाफ खुलकर बोलते थे। 18 दिसंबर को सिंगापुर में उनकी डेथ हो गई और उनकी मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हार्डी की मौत पर गुस्सा क्यों भड़का? क्योंकि इंटेलिजेंस लीक्स से पता चला कि उनके किलर्स फैजल करीम और आलमगीर हमला करने के तुरंत बाद बॉर्डर क्रॉस करके भारत भाग गए। पब्लिक में ये नैरेटिव वायरल हो गया कि भारत न सिर्फ शेख हसीना को शरण दे रहा है, बल्कि ये बांग्लादेश के रेवोल्यूशनरीज को मारने वाले डेथ स्क्वाड्स को भी सेफ हेवन दे रहा है। इस कॉम्प्लिसिटी की फीलिंग ने लोगों के गुस्से को वाइल्ड फायर की तरह फैला दिया। इंडियन अथॉरिटीज का चुप रहना भी अलग में घी का काम कर गया। इसके बाद शुरू हुए ब्लैक डेज, 18 से 20 दिसंबर 2025। वायलेंस का टारगेट क्लियर था, मीडिया, कल्चर और भारत। ढाका में द डेली स्टार और प्रथम अलो जैसे न्यूज़पेपर्स के ऑफिसर्स जला दिए गए, क्योंकि उन्हें भारतीय एजेंट्स माना जाता था। सोचिए, जर्नलिस्ट को जान बचाने के लिए छत पर भागना पड़ा। यहाँ तक कि छाया नॉट, जो बंगाली कल्चर का सबसे बड़ा सिंबल है, उसे भी वैंडलाइज किया गया, क्योंकि भीड़ का मानना था कि ये भारतीय कल्चर प्रमोट करता है। और सबसे दुख की बात, एक हिंदू वर्कर दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग हुई सिर्फ ब्लास्फेमी
की आरोप पर। ये गुस्सा सिर्फ इमोशनल नहीं है, इसके पीछे सॉलिड रीजंस हैं जो इंडिया आउट कैंपेन को फ्यूल कर रहा है। सबसे पहली बात है बॉर्डर किलिंग्स। डेटा कहता है कि 2000 से 2023 के बीच में 1900 से ज्यादा बांग्लादेशी बॉर्डर पर मारे गए हैं। इनकी इमेजेस सोशल मीडिया पर इंडिया की इमेज खराब करती है। दूसरी बात है वाटर पॉलिटिक्स। तीस्ता का पानी न मिलने से नॉर्दर्न बांग्लादेश के किसान बर्बाद हो गए। अब लोग कह रहे हैं कि भारत नहीं देगा तो हम चाइना से प्रोजेक्ट बनवाएंगे। तीसरा रीजन है इकोनॉमिक बॉयकॉट। 2025 में लोगों ने भारतीय प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया। रिजल्ट, भारत से रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स 27% गिर गए। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, पाकिस्तान की एंट्री। 1971 के घाव भुलाकर ढाका अब स्ट्रेटेजिक रियलिज्म फॉलो कर रहा है। मतलब दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। दिसंबर 2025 में हिस्ट्री क्रिएट हुई। कराची से चिटागोंग तक डायरेक्ट शिपिंग रूट शुरू हुआ। जो सामान पहले श्रीलंका होकर आता था, अब सीधा 11 दिन में आ रहा है। पाकिस्तान के नेवल शिप्स चिटागोंग विजिट कर रहे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज आईएसआई और डीजीएफआई फिर से कनेक्ट हो रही हैं। एपोलॉजी का मुद्दा अब साइड में रख दिया गया ताकि भारत को बैलेंस किया जा सके। पाकिस्तान तो सिर्फ एक पॉन है, असली खिलाड़ी है चाइना। चाइना ने चुपचाप बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कोक्स बाजार में बीएनएस पेकुआ नाम की सबमरीन बेस ऑपरेशनल हो गई है, जो साउथ एशिया की सबसे बड़ी बेस है और इसे चाइना ने बनाया है। इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत या रशिया के बजाय चाइना से 20 J-10CE फाइटर जेट्स खरीदने का डील साइन किया है, जो करीब 2.2 बिलियन डॉलर्स का है। चाइना अब बांग्लादेश का ऑल वेदर पार्टनर बन चुका है, लेकिन क्रिटिक्स इसे डेथ ट्रैप की शुरुआत मान रहे हैं। तो अब आगे क्या है? निगाहें टिकी हैं 12 फरवरी 2026 पर। इस दिन बांग्लादेश में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट होगा, द ट्विन वोट। एक तरफ जनरल इलेक्शंस होगा और साथ ही जुलाई चार्टर पर रेफरेंडम होगा। ये चार्टर देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगा। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 2 बार बन पाएगा और पार्लियामेंट में 2 सदन यानी बाई कैमरल होंगे। इंटरिम गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शन कोई भी जीते, ये रिफॉर्म्स लॉक हो जाएं। पॉलिटिक्स की बात करें तो मैदान साफ है। अवामी लीग को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके बैन कर दिया गया है। अब बारी है बीएनपी की। 17 साल बाद तारिक रहमान वापस ढाका आए हैं और एक बड़ी खबर, दिसंबर 30, 2025 को फॉर्मर पीएम खलीदा जिया की डेथ हो गई। इंटरेस्टिंग बात यही है कि उनके फ्यूनरल में भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर खुद गए। ये इंडिया का सिग्नल है कि हम समझ गए हैं कि बीएनपी की रियलिटी है और हमें उनसे डील करना पड़ेगा। इस सबका इकोनॉमी पर क्या असर होगा? गारमेंट सेक्टर में क्राइसिस आया क्योंकि भारत से कॉटन आना बंद हो गया। फैक्ट्रीज को चाइना और वियतनाम से महंगा माल खरीदना पड़ा। लेकिन बांग्लादेश की इकोनॉमी को बचाया वहां के डायस्पोरा यानी प्रवासियों ने। दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड 2.75 बिलियन डॉलर्स का रेमिटेंस आया। लोगों ने देश को बचाने के लिए भर भर के पैसा भेजा, जिसने इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचा लिया। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया का चिकन स्नैक कॉरिडोर अब दोनों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ हॉस्टाइल बांग्लादेश और ऊपर से चाइना पाकिस्तान की प्रेजेंस। बे ऑफ बंगाल, जिसे इंडिया अपना बैकयार्ड मानता था, वहां अब चाइनीज सबमरीन्स के लिए बीएनएस पेकुआ जैसी बेस मौजूद है। अगर आवामी लीग के बचे हुए लोग इंसर्जेंसी शुरू करते हैं और लूटेड वेपन्स का यूज करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक नाइटमेयर सिनेरियो बन सकता है। कंक्लूजन क्या है दोस्तों? गोल्डन इरा ऑफिशियली खत्म हो चुका है। बांग्लादेश अब इंडिया के लिए सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर बन गया है। 2026 का साल साउथ एशिया का फ्यूचर डिफाइन करेगा। क्या बांग्लादेश चाइना की गोद में बैठ जाएगा या इंडिया डिप्लोमेसी से वापस अपने रिश्ते सुधार पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, हम फिर मिलेंगे। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content.